पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। ये दिव्यांगों की जिंदगी में रंग भरते हैं, ये उन्हें एक नई पहचान देने की कोशिश करते हैं। इनसे उम्मीद है कि इनकी खास पढ़ाई देश को खास मुकाम पर ले जाएगी और इन्हें उम्मीद है सूबे की योगी सरकार से। ये लाचार हैं, परेशान हैं, हर जगह से हार चुके ये विशेष शिक्षक उम्मीद की एक किरण लिए पहुंचे हैं एजुकेशन बीट्स के पास। इनकी समस्याओं को जानकर हमें अपनी हर समस्या छोटी लगने लगी। हमने जब इनसे बात की तो इनके अंदर एक डर भी था, ये बात करने से घबरा रहे थे। इन्हें डर था कि कहीं उनके मीडिया के सामने आने से उनकी नौकरी खतरे में न पड़ जाए। लेकिन रुकिए, educationbeats.com पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है कि अगर किसी भी विशेष शिक्षक को बेवजह परेशान किया गया तो हम इसे एक आंदोलन की तरह चलाएंगे। खैर, बहुत भरोसे के साथ विशेष शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज सिंह ने एजुकेशन बीट से बात की और अपनी परेशानियों को साझा किया। इनके साथ साथ हमें भी उम्मीद है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी इस मामले की गंभीरता को समझेंगे और बेहद सकारात्मक रुख अपनाएंगे। कुछ बेहतर होने की उम्मीद के साथ सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए इन विशेष शिक्षकों का पूरा दर्द। नमस्कार, मैं हूं निमिषा बाजपेयी। आप देख रहे हैं educationbeats.com। सरकारें एक और तो दिव्यांगों के लिए बहुत सी सुविधाओं का दावा करती हैं, वहीं शिक्षा जहां से एक सुनहरे भविष्य की नींव पड़ती है, वहीं पर सरकारें क्यों चुप हो जाती हैं? दिव्यांग बच्चों में पढ़ने की ललक जो आम से कहीं ज्यादा होती है, तो क्यों उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्यों सरकारें इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती? आज हम आपसे जोड़ेंगे विशेष शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। धन्यवाद मैडम। आपसे पहला सवाल, क्या प्रदेश में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक स्थायी रूप से रखे गए हैं? नहीं मैडम, आज तक जो है उत्तर प्रदेश में सामान्य बच्चों के लिए हमेशा जो है अस्थायी शिक्षक की व्यवस्था की गई। उर्दू बच्चों को पढ़ाने के लिए उर्दू शिक्षकों की व्यवस्था की गई। अन्य व्यवस्थाएं भी सामान्य बच्चों के लिए की गई, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए आज तक एक भी अस्थायी विशेष शिक्षक की व्यवस्था नहीं की गई है। प्रदेश में हर भाषा के लिए शिक्षक हैं, उर्दू के लिए भी शिक्षक हैं, फिर दिव्यांग बच्चों के लिए क्यों नहीं? क्या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है? मैडम, शिक्षा का अधिकार 2016 भी लगा हुआ है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बनी है। अभी भारत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वो किया गया है। दिव्यांगों की शिक्षा के बारे में भी उन्होंने कहा है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इन बच्चों को पढ़ाने की योग्यता रखने वाले जो विशेष शिक्षक हैं, जो 2 साल अपना पूरा विशेष डिग्री और डिप्लोमा करके स्पेशल बच्चों को पढ़ाने की पूरी पारंगता लेकर के RCI से रजिस्टर्ड होकर के सारी नियमों को फॉलो करते हुए, और ऐसे शिक्षक आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं रखे गए हैं। अस्थायी रूप से रखे भी गए हैं तो भारत सरकार की जो एक योजना है 1992 की, उस 1992 के तहत में IDC एक स्कीम संचालित की गई थी, जो भारत सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा से प्रस्तावित होकर के हर स्टेट को ये दिया गया था कि सभी स्टेट जो हैं स्पेशल बच्चों को IDC स्कीम के तहत में स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था करेगा और स्पेशल टीचर नियुक्त करेगा। लेकिन उसमें
उस स्कीम में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि स्पेशल एजुकेटर जो रखे जाएंगे वो संविदा पे रखे जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं, कई प्रदेशों में आईडीसी स्कीम के तहत में स्पेशल एजुकेटर रखे गए और कई प्रदेशों ने आईडीसी से स्कीम के तहत में रखे गए स्पेशल एजुकेटरों को नियमित तक भी किया है। मणिपुर है, गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ तक कि दिल्ली में भी अब स्पेशल एजुकेटरों की अस्थायी पोस्टें आ रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज तक स्पेशल एजुकेटरों की अस्थायी व्यवस्था कोई नहीं की गई है। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्पेशल एजुकेटर हैं, जो 2 साल का डिग्री और डिप्लोमा करते हैं और उसके बाद से आरसीआई से रजिस्ट्रेशन में नंबर अपना लेते हैं और उसके बाद से, और यही आपको सबसे बड़ी बात ये भी बताना चाहूँगा मैडम कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने की पारंगता या उनको वही शिक्षित कर सकता है जो आरसीआई से रजिस्टर्ड है। जो आरसीआई से रजिस्टर्ड नहीं है उसको अगर वो शिक्षित करता है शिक्षक, तो वो कानूनी रूप से सज़ा का हकदार है। 6 महीने की उसको कारावास की सज़ा है, जो आरसीआई की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम दिव्यांग बच्चों के लिए जो हम लोग रखे गए हैं, 2005 से हमारी नियुक्ति हुई आईडीसी स्कीम के तहत में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो हमारी नियुक्ति ही संविदा पे है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा जो पद नाम था वो हमको नहीं दिया गया। वो इटिनेरेंट टीचर व रिसोर्स टीचर के पद नाम से हमको रखा गया और हमसे 11 महीने काम कर मानदेय पे रखा गया। हमने फिर भी उसको चलिए उसको सोचा कि चलिए आने वाले समय में कुछ उसमें सुधार होगा, लेकिन उस पर कोई भी सरकार में कोई भी विभाग द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया। आज भी हम वही 11 महीना और वही मानदेय पे चल रहे हैं। 6,000 रुपये 2005 में था और 15,950 में आज। हमारे परिवार और हमारी जिम्मेदारियों के लिए सरकार या विभाग नहीं सोचती है क्या? इनके परिवार और बच्चे नहीं हैं। और एक तो और आपको बताना चाहूँगा मैडम कि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए तो हर परिषदीय विद्यालय में सामान्य शिक्षक नियमित रूप से 6 घंटे वहाँ शिक्षा दे रहा है, लेकिन हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए हम लोग जो जाते भी हैं वो सिर्फ 1 घंटा हम वहाँ गए, सप्ताह में 2 दिन दो विद्यालय का भ्रमण करके हम जा करके उनको शैक्षिक सपोर्ट देते हैं। एक तरफ तो हमसे वो कहते हैं कि आप शैक्षिक सपोर्ट दोगे, आप उन बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं हो, आप सिर्फ उनको सपोर्ट देने के लिए हो। और एक तरफ हमसे आईपी भी बनवाई जाती है, उनका बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी जाती है। कितना बड़ा वो है, क्यों ऐसा हमारे साथ किया जा रहा है? आप लोग की ज्वाइनिंग कब हुई? आपको कितना मानदेय मिलता है? मैडम 2005 में हमारे लोग की ज्वाइनिंग हुई थी और उस समय हम लोगों को 6,000 रुपये मानदेय, 11 महीना हर प्रति माह जो है 6,000 रुपये और 11 महीने के लिए हमारी नियुक्ति हुई। और आज हम 15,950 रुपये पाते हैं और 700 रुपये हमें यात्रा भत्ता दिया जाता है। उस समय 500 रुपये यात्रा भत्ता दिया जाता था। कितनी सोचने वाली बात है कि जो प्राइवेट शिक्षक हैं या जो और अन्य सरकारी शिक्षक हैं, उनकी सैलरी क्या इतनी ही है? क्यों इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दिव्यांगों के टीचर्स को? ये सोचने वाली बात है सरकारों के लिए और हमारे लिए भी। आप लोगों का ईपीएफ कटता है क्या? नहीं मैडम, हम लोगों का ईपीएफ नहीं कटता है। कुछ जनपदों में हमारे जो विशेष शिक्षक हैं वहाँ की बीएसओ ने जो है कहीं कुछ जनपदों में, जैसे बनारस में है, बनारस में वहाँ के बीएसए साहब ने जो है ईपीएफ के लिए अलाउ कर दिया। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में कहीं नहीं भी ईपीएफ नहीं कट रहा है। आप लोगों को सप्ताह में कितने दिन काम करना होता है और कितनी छुट्टियां मिलती हैं आपको? मैडम हम लोग को 11 महीने हमारी तो एक तो नियुक्ति होती है और सप्ताह में सिर्फ संडे हम लोग को छुट्टी मिलती है। बाकी जो हमारा जो परिषदीय विद्यालय जिस दिन बंद रहता है वो हमें छुट्टियां मिलती हैं। और उसके बाद से 14 सीएल हम लोग को दिए जाते हैं। उस 14 सीएल में अगर आप 14 सीएल के ऊपर होते हैं तो आपका मानदेय काट दिया जाएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने की योग्यता संबंधी गाइडलाइन दी गई है, क्या सरकार उनका पालन कर रही है?
मैडम, जो भारत RCI जो भारतीय पुनर्वास परिषद जो है, उसका जो गाइडलाइन है उसका 1% भी कहीं नहीं कोई काम हो रहा है। सिर्फ हमसे, हाँ, अगर हम RCI रजिस्टर्ड नहीं है तो हमारा रिन्यूअल नहीं होगा, हमारा नवीनीकरण नहीं होगा, ये नियम फॉलो हो रहा है हर हर जनपद में। लेकिन उसके और भी नियम हैं, उसको भी फॉलो करना चाहिए। RCI का गाइडलाइन कहता है कि एक विषय शिक्षक 8 बच्चों को ही शिक्षा देने की पूरी योग्यता पारंगता रखता है। 1:8 का नियम है प्राइमरी बच्चों के लिए और 1:5 है माध्यमिक बच्चों के लिए। तो हम लोगों के लिए 1:20 क्यों रखा जा रहा है? और उसमें भी हम लोग जो अगर हमको, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों के लिए जो ये भ्रमण वाला सिस्टम है, ये सबसे गलत है। दिव्यांग बच्चों के लिए हमारा जैसा शिक्षक अगर एक विद्यालय में है तो अगर हम तब रिजल्ट ना दें तो हमारी कमी है। हम फिर भी हम भ्रमण करके भी हम लोगों ने मैडम इतना अच्छा दिया है कि आज बच्चे इंटर तक जा रहे हैं। फिलहाल आप लोग संविदा पर हैं, हर साल नवीनीकरण होता है, सब कुछ इतनी आसानी से हो जाता है? मैडम, सबसे यही आपसे बताना चाहूँगा कि 11 महीने तो हमको रिन्यूअल के नाम से मतलब मानदेय पे रखा जाता है। लेकिन जुलाई में जब रिन्यूअल का आता है तो बहुत जनपद हैं जहां रिन्यूअल हो जाता है आसानी से, लेकिन कुछ जनपद ऐसे हैं जहां रिन्यूअल नहीं होता है। जैसे इस समय वर्तमान में जो है, हमें जो जानकारी है वो है सुल्तानपुर, मेरठ, कुशीनगर, यहाँ पे अभी रिन्यूअल नहीं हुआ है। और सुल्तानपुर के वहाँ के सभी शिक्षक बाकायदा विभाग द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में प्रेरणा ऐप पे काम कर रहे हैं, समस्त अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन मैडम, अगर 15,950 भी अगर उसको समय से नहीं मिल रहा है तो क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे लिए काम कराने के लिए सारे नियमावलियाँ हैं, लेकिन शिक्षक को समय से मानदेय मिला कि नहीं, इस पे कोई नहीं सोचने वाला है, कोई विचार करने वाला नहीं, ये कोई ना पूछने वाला है। आपने अपने इस बात को अभी तक उठाया है? मैडम, 2005 से हम लोग अपनी बात को लगातार सरकार के पास समक्ष रख रहे हैं। अभी हम 24 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता भी हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त भी किया था कि नहीं, आप लोग का काम बहुत ही अच्छा है और आप लोगों का बड़ा सम्मानजनक काम है और आप लोगों का हम आप लोग के बारे में ज़रूर सोचेंगे। और लेकिन अभी तक हम लोगों के लिए कोई सकारात्मक प्रयास नहीं हुआ। एक चीज़ और बताना चाहेंगे मैडम कि वर्तमान जो सरकार है हमारी, इसी सरकार के सांसद, कौशाम्बी सांसद श्री विनोद सोनकर जी ने लोकसभा में हमारे लिए हम लोगों के ही संदर्भ में लेकर के प्रश्न उठाया था। उस समय हमारी माननीय मंत्री मानव संसाधन श्री स्मृति ईरानी जी थी और उन्होंने पूर्णतया उस पार्लियामेंट में बैठे हुए सभी सांसद महोदय द्वारा हमारे लिए स्वीकृति दी गई थी ध्वनिमत से। लेकिन आज वर्तमान में हमारी वही सरकार है जो हमारे लिए आवाज़ उठाती थी और हमारे लिए अभी तक नहीं कोई नहीं सुना गया है। और पूर्व की जब सरकार थी तो हम लोग 21 दिन पटेल प्रतिमा के जो अपना लखनऊ का पटेल प्रतिमा जी का वो है मूर्ति है, वहाँ हम लोगों ने धरना भी किया था। तो उस समय हमारे बीजेपी के कुछ हमारे सांसद भी ये हमारे कौशल किशोर जी वो आए थे और उन्होंने एक कार्यक्रम भी रणनीति तैयार की थी हम ही लोगों के समक्ष में, देख के कि संविदाओं पे काम करने वालों के साथ में कितना शोषण हो रहा है, इनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं जो कि हम सारे नियमों को फॉलो करते हैं। और उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था 3 अप्रैल को झूलेलाल पार्क में, जिसमें माननीय राजनाथ जी आए थे और उन्होंने मंच से हम लोगों को आश्वस्त भी किया था, सभी समस्त संविदा कर्मियों के साथ में हमारे लिए भी, हमें विशेष शिक्षकों के लिए भी उन्होंने कहा था
कि जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आएगी 6 महीने के अंदर में हम आप लोगों का मूल अधिकार और आप लोग को नियमित किया जाएगा। लेकिन सरकार के 2.5 साल के ऊपर लगभग समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक हमारे लिए कोई विचार नहीं किया गया। हम अभी पूर्व में बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी मिले थे और अपना एक ज्ञापन भी दिए थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मिले थे और उन्होंने माननीय मंत्री जी ने एसपीडी महोदय जी को उसको फॉरवर्ड भी किया था, लेकिन अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं। मुख्यमंत्री जिनसे मिले हुए 1 साल होने को आ गया है, लेकिन फिर भी वही समस्याएं अभी की अभी बनी हुई हैं। कोई उनके अगेंस्ट एक्शन, कोई उनके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कैसे चलेगा ऐसे? कब तक शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? और बताइए, आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्याएं तो हम लोग और अब इस इंटरव्यू के बाद आपको और क्या क्या फेस करना पड़ेगा? मैम, समस्याएं तो हम लोग के लिए बहुत हैं और इस इंटरव्यू के बाद से शायद संभावना है कि मेरे ऊपर ज़्यादा निगरानियां भी रखी जाएंगी। हो सकता है मेरे ऊपर दबाव बनाया जाए कि ये क्यों आ करके सामने बोला। और हमारे यहाँ यही है मैम, हम विशेष शिक्षक अगर अपने अधिकार की बात करते हैं तो उसको फिर सीधे उसकी संविदा समाप्ति की तैयारियां बनाई। तो निश्चित तौर पे समस्याएं तो बहुत है हमारे लिए, लेकिन हमारी समस्त समस्याओं का एक ही निराकरण है, वो है हमारी नौकरी का स्थायीकरण। और हमें अन्य स्टेटों की तरह जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर, आसाम जैसे राज्यों ने इसमें आईडीसी स्कीम के तहत में कार्यरत जितने भी स्पेशल एजुकेटर हैं उनको पे बैंड और नियमित तक किया है। तो उत्तर प्रदेश में भी हमारी ही सरकार है, इस सरकार के लिए हम लोगों ने रात दिन एक किया है और हम लोग पूर्णतया इस सरकार के ही कहे जा सकते हैं लेकिन हम लोगों को पूरी आशा भी थी और इसी गवर्नमेंट से कि यही गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है, क्योंकि हरियाणा में इन्हीं की गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की, और वहाँ पे पेमेंट दे दिए गए। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पेमेंट दे दिया गया। राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी, तब उस समय भी स्पेशल एजुकेटर 2006 में अस्थायी किए गए थे और उसके बाद से उनको नियमित उनके पद निकालने का वो बन गया, नियमावली बन गई। लेकिन अब हमारी भी यही उम्मीद है कि वर्तमान सरकार भी हमारी अपनी है, तो हमारे लिए ज़रूर ध्यान देगी। शायद हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाई और या 24 सितंबर को जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, शायद उनके दिमाग से वो चीज़ उतर गई हो। लेकिन मैं उनसे एक निवेदन के तौर पे यही कहना चाहूँगा कि हम दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षकों पर एक अपनी दया दृष्टि करिए, अपनी राममयी दया दृष्टि अपने हम विशेष शिक्षकों पर करिए। बड़ी दयनीय स्थिति में हैं हम विशेष शिक्षक और आज 2700 से 2200 रह गए हैं। अगर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है तो सरकार और विभाग हमको बता दे, तो हम लोग बाकायदा सकुशल इसको अपनी नौकरियों को रिज़ाइन करके और हम अपना कुछ दूसरा व्यापार व्यवहार अपनी व्यवस्थाएं देखें। क्यों हम अपने लिए 15 साल हमने जो सोच लेंगे कि हमने कहीं नौकरी की और कहीं बनिया के हैं बैठ के नौकरी कर ली। हम तो काम किए विभाग में और विभाग हमें नहीं ध्यान दे रहा है। हम शिक्षा मित्र की तरह नहीं हैं। हम बाकायदा हमारा इंटरव्यू हुआ 5 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से, जिसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारी डीएम साहब का एक प्रतिनिधि, विकलांग कल्याण विभाग का एक प्रतिनिधि, हमारे बीएसए साहब, जिला समन्वयक और एक सदस्य के समक्ष हमारा इंटरव्यू हुआ और फिर उसके बाद से हमारा चयन कर रहे हैं। तो ये हम सारी नियमावली को फॉलो करते आ रहे हैं। हमारे लिए कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ और भी जिक्र करना चाहूँगा। 2017 में 2 जनवरी 2017 को हम लोगों ने एक रिट भी किया था हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ में। उससे एक आदेश भी हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप इनके आईडीसी स्कीम को पूरी तरह से इनके साथ बैठ करके समझ करके और इसको संचालन करें। 4 महीने का समय दिया गया था, लेकिन उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और हम लोगों ने फिर
उस पे आगे अपना कई बार अधिकारियों से मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और इस पे जवाब ये लगाया गया विभाग द्वारा कि ये लोग सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते हैं और इनको सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत लोगों के लिए कहीं भी अस्थायीकरण या नियमितीकरण या पेमेंट की कोई सुविधा नहीं है। और एक तरफ 2016 में रजनीश पांडे ही के नाम से एक रिट हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें विशेष शिक्षक पद सृजन की बात रखी गई। उसमें सरकार द्वारा ये जवाब लगाया गया है कि 2005 में हमने आईडीसी स्कीम के तहत में इटिनेरेंट टीचर और रिसोर्स टीचर ब्रैकेट में विशेष स्पेशल टीचर नियुक्त किए हैं, और ये सभी स्पेशल एजुकेटर आरसीआई से रजिस्टर्ड है और पूर्णतया योग्य हैं। तो एक तरफ तो आप कहते हो कि हम सब शिक्षा से हैं और एक तरफ कहते हो आप कि हम आईडीसी से हैं। हमको यही नहीं समझ में आता है कि हम हैं कहाँ से और हमको कितने दिन टहलाया जाएगा। हमारे कई शिक्षक तो बेचारे इस ऐसी नौकरी करते करते एक्सीडेंट में और कई उसमें आ करके ख़त्म हो गए। और हम लोगों पे भी इतना दबाव है, इतना इस तरह से इस समय जो वर्तमान में हम लोग जो प्रेरणा में काम कर रहे हैं, जो प्राइमरी और शिक्षा मित्र और अनुदेशक सभी लोगों ने इस काम को करने से मना कर दिया था, और हम लोगों ने इसको हाथ में लिया और उसका काम करके दिया भी है सरकार के सामने। लेकिन जब अगर हमें काम हमारे काम से संतुष्ट हैं तो कहते हैं कि नहीं कि कोई अच्छा काम करता है तो उसको इनाम भी दिया जाता है, तो हमें इनाम क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारा जो मूल अधिकार है वो हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है? बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स अभी कहाँ कहाँ पर है? हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो हैं इस समय शकुंतला विश्वविद्यालय में कुछ डीएड कर रहे हैं, कुछ दिल्ली में स्पेशल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अभी कुछ जो हैं यही कुछ यहाँ के स्पेशल स्कूलों में भी इंटर कर रहे हैं। आपको और अपने स्टूडेंट्स में कुछ खास बातें याद होंगी जिन्हें सोचकर आपको प्राउड फील हुआ होगा? सबसे बड़ा तो यही रहा कि हमने जब 2005 में हम लोग आए थे मैम, तो बड़े उत्साह के साथ आए थे और काम भी हम लोगों ने बड़ा उत्साह से किया है। हम लोगों ने रात दिन नहीं देखा, दिन रात एक करके हर तरह से अपना प्रयास और अच्छा काम करने का प्रयास किया है। हमने भारत सरकार की टीम कई बार हमारे यहाँ विद्यालयों में आई, हम लोगों ने विजिट भी कराया है। हमारे बच्चे जो हैं सामान्य बच्चों को के साथ में हमने खड़ा करा करके ब्रेल बुक्स और ये सारी चीज़ें पढ़वाई, और बच्चों ने हमारे धड़ाधड़ ब्रेल पढ़ा। सामान्य बच्चा हमारा जो था वो शांत हो गया, इंग्लिश का सब्जेक्ट उसको दिया गया था और हमारा ब्लाइंड बच्चा हमारा इंग्लिश में ब्रेल बुक पढ़ रही लड़की थी हमारी, और वो इंग्लिश में ब्रेल बुक पढ़ रही थी और सामान्य बच्चा जो है हमारा वो शांत हो गया। तो वहाँ पे जो हमारे जो भारत सरकार से जो शिक्षा सचिव आई थी रिमझिम जैन जी, उन्होंने देखा तो काफ़ी खुश हुई और उन्होंने कहा कि मैं आप पे बहुत प्राउड करती हूँ। तो हम लोगों ने ऐसा काम किया है और हम उन परिवार के बच्चों को पढ़ाएं जिनके परिवार में एक भी सदस्य पढ़ा लिखा नहीं है। उन परिवार के बच्चों को हम लोगों ने निकाला है जिनके बच्चों के पास हम लोग 4 बार 5 बार गए, गाली तक खाए हैं, लेकिन आज वो बच्चे हमारे आगे निकले हैं तो आज वही अभिभावक हमें सम्मान करता है। तो ये सबसे बड़ा प्राउड है हम लोग के लिए। और बताइए, और आपको क्या क्या अभी और आगे करना है, क्या क्या फेस करना पड़ेगा अभी आपको, और अभी आप लोग और तो क्या क्या फेस कर चुके हैं आप, थोड़ा डिटेल में बताइए। मैम, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि एक अल्प मानदेय में और उसमें भी 11 महीना जून हम लोग का ब्रेक कर दिया जाता है। तो उसमें जब 1 महीना ब्रेक हो जाता है तो अपने परिवार की गाड़ी खींचनी आसान नहीं हो जाती। और बड़ी दयनीय स्थिति है कि आज जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और फैमिली में माँ बाप हैं बूढ़े,
और सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं, मैं घर का सबसे बड़ा हूँ। और हम अगर अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, अगर मोहल्ले में भी और समाज में भी लोग जानते हैं कि ये मास्टर साहब है, लेकिन मास्टर साहब का मानदेय ऐसा है कि मास्टर साहब एक साइकिल अगर चाहें अपनी बेटी के लिए या अपने लिए तो खरीदने के काबिल नहीं है। पद तो हमारा विशेष शिक्षक है, नाम तो हमारा विशेष शिक्षक है, और काम और आधार और जो हमें अधिकार जो मिल रहा है वो एक चपरासी से भी गैर गुजरा है। तो बहुत दुख होता है और बहुत ही इस बात की सबसे बड़ी पीड़ा है। दूसरा एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे शिक्षक जो हैं, वो पूरा प्रदेश का हमारा 2200 शिक्षक इतना टूट चुका है और वो कह नहीं सकता है अपनी पीड़ा को, क्योंकि कोई उसकी पीड़ा सुनने वाला नहीं है। उसकी पीड़ा को आज तक कोई सुना ही नहीं है। उसकी पीड़ा को वही जनपद में ही दाब दिया जाता है, उसकी बातों को, उसकी आवाज़ों को वही दाब दिया जाता है। यही सिखाया, यही किया ही जा रहा है। तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपको मैंने जो बात कही, हमें कोई ये दिक्कत नहीं है। इस समय जो गवर्नमेंट हमारी है, हम ये जानते हैं कि इसकी तक अगर आवाज़ पहुंचेगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी अगर आवाज़ पूरी तरह ये पहुंचेगी, तो निश्चित तौर पे हम विशेष शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। चलते चलते सिर्फ इतना बताइए, आप एजुकेशन बिट्स के माध्यम से सरकारों से और जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस मैम, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा, जो 2200 विशेष शिक्षक हैं, हमारी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 2200 हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। उन पे अपनी एक दया दृष्टि कर दी। अन्य प्रदेश जो पे बैंड दे रहा है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, और ये अगर हमारी सरकार ये हम लोगों को अगर अस्थायी या पे बैंड देती है तो एक ऐतिहासिक कदम होगा इस सरकार के लिए, निश्चित तौर पर मैं बताता हूँ। क्योंकि कितनी सरकारें आई और किसी ने भी हम लोगों को ध्यान नहीं दिया। तो इस सरकार से हमें उम्मीद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस सरकार ने बराबर हमारी आवाज़ सदन तक पहुंचाई है, और अब हमारी वही सरकार है। तो इसलिए मुझे इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। और सिर्फ ये, मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 3 लाख के समथिंग परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चे हैं, और हर विद्यालय में एक एक स्पेशल एजुकेटर होना ही चाहिए। हम सामान्य बच्चों की पढ़ाने की भी क्षमता रखते हैं और दिव्यांग बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। हम दोनों तरह से पारंगत हैं, और हम अच्छी तरह से इन बच्चों को, चाहे सामान्य बच्चों हुए चाहे दिव्यांग बच्चे हुए, दोनों बच्चों को अच्छी तरह से पारंगत कर सकते हैं। उस योग्यता में हम आते हैं। तो हम सरकार से यही कहेंगे और यही निवेदन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में जो 2200 विशेष शिक्षक हैं, इनको नियमित किया जाए, और पे बैंड, अन्य सुविधाएं जो राज्य कर्मचारियों की भांति इनको समस्त सुविधाएं दी जाए। जैसा कि बचपन डे केयर एक हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चलता है मैडम, ये भी मैं बताना चाहूँगा, और उसमें भी स्पेशल एजुकेटर रखे गए हैं, लेकिन उनको वेतनमान दिया जा रहा है और महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। और हम भी स्पेशल एजुकेटर हैं, तो हमें क्यों ऐसा नकारा जा रहा है? तो वर्तमान की सरकार इस पर ध्यान दे, और हम 2200 विशेष शिक्षकों को नियमित स्थायी करें, और हर विद्यालय में हमारे दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था है कि स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति की जाए। क्योंकि बहुत सारे हमारे बेरोजगार विशेष शिक्षक जो कि विशेष शिक्षा से संबंधित किए हुए, विशेष डिप्लोमा और डिग्री किए हुए विशेष शिक्षक बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए भी एक रोजगार का माध्यम भी बनेगा। और जब स्पेशल एजुकेटर हर स्कूल में रहेगा तो हमारे दिव्यांग बच्चों को कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। उसका नींव मजबूत होगा जब दिव्यांग बच्चे का, तो बेस तो ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा।
तो पहले सबसे बड़ी यही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर प्राइमरी और उच्च प्राइमरी में हर इस विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर का पद क्रिएट किया जाए और अस्थाई विषय शिक्षक की रखे जाएं, और जो पहले से काम कर रहे हैं हम 2200 लोग, हम लोगों को भी एक एक विद्यालय में मर्ज किया जाए। आखिर कब तक विशेष शिक्षकों को इस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? क्या उत्तर प्रदेश सरकार इतनी भी सजग नहीं है कि समझ सके परेशानियों को? क्यों आखिर लगातार इतनी परेशानियां झेल रहे हैं? आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे हम। आपका हमारे खास मुलाकात में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन भी यही करना चाहूँगा आपसे कि मेरी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर जाए। और मैं ये जानता हूँ मेरे वर्तमान में मेरे जो मुख्यमंत्री हैं उनमें वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि अगर वो चाह जाएंगे तो वो हम लोगों के लिए राह निश्चित बना देंगे। निश्चित रूप से हम लोगों का भविष्य और हम लोगों का समय बदल जाएगा। धन्यवाद मैडम। कब तक झेलेंगे शिक्षक? कब आखिर इनके भरोसों पर सरकार खरी उतरेगी? कब तक देखना है। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।